Hello students, welcome to my channel. I am Deepika and today I am going to discuss with you the poem How to Tell Wild Animals for class 10 students from the book First Flight. And this poem has been written by the poetess Caroline Wells. And if we talk about Caroline Wells, she is an American writer and poet. And basically this is a humorous poem because this poem will make you laugh. ये पोएम पढ़ के आप सबको बहुत ही हंसी आने वाली है बिकॉज इन दिस पोएम द पोएटेस सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. पोएटेस हमें बता रही है कि हमें वाइल्ड एनिमल्स, जंगली एनिमल्स, जानवरों की पहचान किस तरह से करनी है, वो इस पोएम में पोइट ने हमें बताया है. और उसके लिए पोएटेस ने बहुत ही ह्यूमरस और डेंजरस तरीके बताए हैं हमें उन्हें पहचानने के. So in this poem she tells about how to identify wild animals. She tells distinctive features of wild animals, means she tells us about qualities of wild animals. And here I will explain to you the poem, its difficult word meanings, and at last I will discuss with you poetic devices that are used in the poem. So now let's start with the first stanza of the poem. The poetess says, If ever you should go by chance to jungle in the east. पोइटेस कहती है कि अगर कभी बाय चांस आपको ईस्ट के जंगल्स में जाना पड़े, ईस्ट मीन्स ईस्टर्न कंट्रीज़ के जंगलों में जाना पड़े, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस मीन्स टू मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ आना, और कभी आपके सामने आगे की तरफ क्या आ जाए, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, लार्ज मीन्स बड़ा, टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन, कोई येलो ब्राउन कलर का, बीस्ट मीन्स एनिमल, वाइल्ड एनिमल, एक येलो ब्राउन कलर का कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए. इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो तुम्हारी तरफ रोर करता है, रोर मीन्स दहाड़ता है, एज इफ़ यू आर डाइंग, और आपको ऐसा लगता है उसकी दहाड़ सुनते ही कि जैसे कि आप मरने वाले हो, मीन्स आपकी जान ही निकल रही है उसकी दहाड़ सुनते ही. यू विल नो, तब आप पहचान लेना दैट इट इज़ द एशियन लोयन, कि ये एशियन लोयन है. सो इन दिस स्टेंजा पोइटेस ने हमें क्या पहचान बताई है एशियन लोयन को, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनते ही हम इतने डर जाते हैं कि हमें लगता है हमारी जान ही निकलने वाली है, देन इट मीन्स इट इज़ एन एशियन लोयन. सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा, यहाँ पे एशियन लोयन की पिक्चर भी दिखाई गई है, ये इमेज है एशियन लोयन की. एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा हियर इज़ द इमेज ऑफ बंगाल टाइगर. In this stanza, the poetess says, or if sometime when roaming around means walking around, और कभी roaming around इधर उधर ऐसे ही घूमते हुए, a noble wild beast greets you. Noble means royal, जो बहुत ही शानदार होता है. वाइल्ड मीन्स जंगली, बीस्ट मीन्स एनिमल, ग्रीट्स मीन्स वेलकम. अगर ऐसे ही कभी इधर उधर घूमते हुए कोई एक रॉयल, एक नोबल वाइल्ड एनिमल आपको वेलकम करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स बैकग्राउंड, और उसकी बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है और उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस मीन्स बी अवेयर, और आपको ध्यान रखना है बिकॉज इट कैन ईट यू, वो तुम्हें खा भी सकता है. दिस बंगाल टाइगर में ईट यू, बंगाल टाइगर तुम्हें खा भी सकता है, इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और ये सिंपल रूल है जो आपको ये चीज़ लर्न करना सिखाएगा, ये चीज़ पहचानना सिखाएगा कि ये बंगाल टाइगर है. टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स आइडेंटिफाई, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट इट इज़ अ बंगाल टाइगर. सो वी हैव रेड टू स्टेंजाज ऑफ द पोएम. इन द फर्स्ट stanza, poetess told us about how to identify Asian lion, and in the second stanza she told us about how to identify Bengal tiger. तो एशियन लोयन की क्या पहचान हमें बताई गई थी कि अगर वो दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनते ही हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हमें लगता है मर जाएंगे, उसकी दहाड़ से हमारी जान निकलती है, देन इट मीन्स इट इज़ एन एशियन लोयन. और बंगाल टाइगर की क्या पहचान है कि उसकी येलो कलर की बॉडी पर बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं
और हमें लगता है कि वो हमें खा सकता है, तो इससे हम बंगाल टाइगर को पहचान सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पैसेज में जो पहचान बताई गई है ये बहुत ही ह्यूमरस है और बड़े ही डेंजरस तरीके बताए हैं? क्योंकि क्या कोई उनको पहचानने के लिए इतनी वेट करेगा एनिमल्स कि हमें खाएगा या वो नहीं खाएगा, वो हमारी तरफ दहाड़ रहा है या नहीं दहाड़ रहा है, इस चीज़ की वेट नहीं कोई भी करेगा ये पहचानने के लिए कि वो कौन सा एनिमल है। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view. Strolling means walking, and strolling forth. Strolling means walking casually, and forth means forward, means आगे की तरफ घूमना, ऐसे ही इधर उधर घूमना। beast means animal, view means देखना। अगर कभी इधर उधर घूमते हुए ऐसे ही कैजुअली अगर आप घूम रहे हैं, एक beast you view, आपको एक जानवर दिखाई देता है, whose hide with spots is peppered. Hide means skin, spots means धब्बे, peppered means covered. जिसकी skin जैसे यहाँ पे दिखाई गई है skin, its skin is peppered, ये किससे covered है? spots से, धब्बों से ये cover है। As soon as he has leapt on you. लेफ्ट मीन्स टेकन ए जंप, मीन्स जैसे ही वो आपकी तरफ लेफ्ट लपकता है, एक जंप लेता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप इजीली पहचान सकते हो दैट इट इज़ अ लेपर्ड, कि ये एक लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और तब रोर करने से, रोर मीन्स चिल्लाने से, और अगर ये आपकी तरफ लपकता है, आपको पेन होता है, तो चिल्लाने से, रोर करने से इट विल डू नो गुड, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे तो वो बार बार आपकी तरफ लीप करेगा, मीन्स आपकी तरफ वो जंप लगाएगा, आपके ऊपर वो छलांग लगाएगा। सो इन दिस स्टेंजा पोएटेस ने हमें किसकी पहचान बताई है? लेपर्ड की पहचान बताई है, कि लेपर्ड को हम कैसे पहचान सकते हैं, कि अगर हम किसी एक ऐसे जानवर को देखते हैं जिसकी बॉडी पर स्पॉट्स बने हुए हैं, और जैसे ही वो हमारी तरफ लपकता है तो हम पहचान कर लेंगे कि वो एक लेपर्ड है, और फिर चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जब हम चिल्लाएंगे तो वो बार बार हमारी तरफ लीप करेगा। So now next moving on to the next stanza of the poem. If when you are walking round your yard, so what is yard? Yard is an area outside a building, मीन्स आपके घर के बाहर अगर कोई भी पार्क है और आप वहाँ पे वॉकिंग अराउंड घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और अगर आप वहाँ पे किसी क्रिएचर को देखते हैं, उससे मिलते हैं। सो व्हाट इज़ क्रिएचर? क्रिएचर मीन्स अ लिविंग थिंग सच एज एनिमल, एनिमल भी एक क्रिएचर होता है। और अगर आप वहाँ पे किसी क्रिएचर को देखते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग्स मीन्स टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी, मीन्स गले लगा लेना, जो तुम्हें हग करता है बहुत हार्ड, बहुत तेज। बी श्योर इट इज़ बियर, तो श्योर हो जाना दैट इट इज़ अ बियर, कि वो एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी अगर तुम्हें डाउट है, तुम नहीं पहचान पा रहे हो कि वेदर इट इज़ अ बियर और नॉट, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, और उसके बाद भी वो तुम्हें केयरस देगा। केयरस मीन्स अ जेंटल टच, मीन्स वो तुम्हें फिर से गले लगाएगा, मीन्स वो अगेन एंड अगेन वो तुम्हें बार बार गले लगाता रहेगा। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बियर। तो बियर की क्या आइडेंटिफिकेशन बताई है पोएटेस ने, कि अगर हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, हमें वहाँ कोई क्रिएचर दिखाई देता है जो हमें गले लगा लेता है, बहुत हार्ड लगाता है, ठीक है, और फिर भी हमें कोई डाउट है तो हम गेस कर सकते हैं। तो पोएटेस ने कहा है कि मेरा ये गेस है कि अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है, वो तुम्हें फिर से उसी तरह से बहुत तेज गले लगाएगा। सो नेक्स्ट स्टेंजा, दो to distinguish beast of prey, a novice might non plus. Distinguish means difference करना। beast of prey क्या होता है? means an animal that hunts other animals for food, means एक ऐसा animal जो अपने खाने के लिए किसी और जानवर को मारता है, means किसी और animal को मार के वो अपना खाना बनाता है, उसे कहते हैं beast of prey। सो पोएटेस कह रही है कि बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा एनिमल बीस्ट ऑफ प्रे है या नहीं है। अ नोविस, नोविस मीन्स समवन न्यू टू ए जॉब, एक ऐसा पर्सन जो अपने इस काम में नया है।
माइट नॉन प्लस मीन्स टू बी कन्फ्यूज्ड हो जाना। सो पोइटेस कह रही है कि अगर हमें ये डिस्टिंग्विश करना है, ये पता लगाना है कि बीस्ट ऑफ प्रे वाला एनिमल कौन सा है या नहीं है, तो उसके लिए एक नोविस, एक नया पर्सन कन्फ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स। लेकिन पोइटेस क्या कह रही है, वो अगर कोई पर्सन बीस्ट ऑफ प्रे का पता नहीं लगा सकता, लेकिन वही पर्सन क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में बहुत इजीली कंपैरिजन कर सकता है। वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि कौन क्रोकोडाइल है और कौन सा एनिमल हाइना है। Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो बहुत ही इजी सा मेथड बताया है पोइटेस ने। क्या बताया है, हिनस की जो स्माइल होती है, मैरी होती है, वो हमेशा हंसते हुए आता है। एंड अगर आपको कोई ऐसा क्रिएचर रोता हुआ दिखाई देता है तो इट मीन्स दे आर क्रोकोडाइल। मीन्स पोइटेस क्या कह रही है कि हिनाज हमेशा क्या करते हैं, स्माइल करते रहते हैं। एंड क्रोकोडाइल्स दे ऑलवेज वीप, वो हमेशा रोते रहते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ क्रोकोडाइल एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ हाइना। And dear students, I always try to tell you the meanings of the words English to English। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि English to English word meanings समझने से, लर्न करने से आपको ये बेनिफिट है कि इससे आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी हमेशा वर्ड मीनिंग्स बताऊँगी। सो दिस इज़ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. In this stanza, the poetess is telling about the chameleon, means how to identify a chameleon. Chameleon एक small होती है, lizard sort of thing, वो देखने में एक छिपकली जैसी ही लगती है। He hasn't any ears at all, उसके कान नहीं होते हैं बिल्कुल भी। And not a single wing, उसका कोई पंख भी नहीं होता है। And if there is nothing on the tree, it is the chameleon you see। और अगर पेड़ पर कोई भी आपको क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स कैमिलियन है। सो कैमिलियन की क्या पहचान बताई है पोइटेस ने, कि ये स्मॉल है, लिजर्ड की जैसी दिखती है, ईयर्स नहीं होते हैं, ना ही कोई विंग होता है, और अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमिलियन यू सी। सो स्टूडेंट्स, डोंट बी कन्फ्यूज इन लास्ट टू लाइन्स। इन दो लाइन्स में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस लाइन में तो पोइटेस ने कहा है कि अगर आपको पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इन द लास्ट लाइन पोइटेस क्या कह रही है कि अगर आपको कैमेलियन दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे तो था कि कुछ नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे है कि कैमेलियन दिख जाती है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो कैमेलियन है वो हमेशा अपना कलर चेंज करती है। इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस वेयर इट सिट्स। अगर ये किसी ब्राउन कलर पे बैठी है तो ब्राउन कलर कर लेती है अपनी बॉडी का, ग्रीन कलर पे है, पत्तों में है, तो ये कलर अपना चेंज कर लेती है, ग्रीन कलर कर लेती है। सो इसीलिए पोइटेस कह रही है कि अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स उसने अपना कलर चेंज किया हुआ है, पत्तों जैसा कलर किया हुआ है, तो इट मीन्स वहाँ पर कैमिलियन है। अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे हो तो इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई क्रिएचर जरूर है, क्योंकि वो अपना कलर चेंज कर लेती है, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम। आई होप आप सबको ये पोएम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे, इसकी पोएटिक डिवाइसेस हैं कुछ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये आपके कॉम्प्रीहेंशन स्टैंजर्स में भी आती है राइम स्कीम फाइंड आउट करनी। सो राइम स्कीम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हमने देखना है लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन। हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना है, वो राइम करते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड है, इस लाइन का फर्स्ट लाइन का वर्ड है चांस, ठीक है, इसे हम दे देते हैं ए। ईस्ट इससे बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो इसका नाम रख देंगे बी। उसके बाद चांस एंड एडवांस, ये बिल्कुल सेम राइम कर रहे हैं, चांस एडवांस, तो इसका नाम भी दे दिया जाएगा ए। फिर ईस्ट एंड बीस्ट, ये राइम कर रहे हैं, एक जैसी साउंड आ रही है, ईस्ट बीस्ट, तो इसका नाम फिर से वही दे दिया जाएगा बी। नेक्स्ट है डाइन एंड लॉयन, ठीक है, तो फिर इसका नाम हम क्या रख देंगे, इसका नाम रख दिया जाएगा सी, ठीक है। सो इस तरह से पोएम की जो राइम स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी सी सी। सो दिस विल बी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। हर स्टैंजा में आपको यही राइम स्कीम देखने को मिलेगी। अगर इस स्टैंजा की राइम स्कीम चेक करते हैं, राउंड, यू की बी,
ग्राउंड, राउंड एंड ग्राउंड सेम सेम साउंड कर रहे हैं तो इसका नाम भी ए हो जाएगा। यू एंड यू, इसका नाम बी दिया था तो इसका नाम भी बी। लर्न डिसर्न, सेम सेम साउंड कर रहे हैं तो सी सी, तो वही राइम स्कीम आ रही है। तो इस तरह से हर एक पोएम की जो हर स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी सी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुई है वो है एजोनेंस। सो व्हाट इज एजोनेंस? एजोनेंस मीन्स व्हेन अ वोवल साउंड इज प्रोमिनेंट। जब भी वोवल साउंड प्रोमिनेंट होता है उसे हम एजोनेंस कहते हैं। एजोनेंस फर्स्ट स्टैंजा में अगर हम बात करें एजोनेंस की, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कहाँ पे है ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट? यू, शुड, गो, और थर्ड लाइन में शुड, टू, यू। सो इन दिस टू लाइन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यू में, शुड, गो में, यहाँ पे भी शुड, टू, यू, तो ओ साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पे बार बार यूज हुई है, तो सो दिस इज कॉल्ड एजोनेंस। दिस इज अनदर पोएटिक डिवाइस। अब थर्ड जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है वो है एंजैबमेंट। सो व्हाट इज एंजैबमेंट? एंजैबमेंट मीन्स इफ ए सेंटेंस इज कंटिन्यूड इन टू लाइन्स विदाउट पंक्चुएशन मार्क, कि अगर एक सेंटेंस दो लाइन में कंटिन्यू हो रहा है उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट स्टैंजा की ही बात करूं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस जो है कंटिन्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन से स्टार्ट करूं फर्स्ट से ही, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अब ये एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा था लेकिन इसमें पंक्चुएशन मार्क सेकेंड लाइन में आके यूज़ हुआ है। सिमिलरली थर्ड लाइन में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इसमें भी ये लाइन कंटिन्यू हो रही थी इस लाइन तक और इसमें पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे आके यूज़ हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एंजैबमेंट। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो है इसमें एलिट्रेशन। सो व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एज क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जो वर्ड्स बिल्कुल क्लोजली कनेक्ट हैं, बहुत नियर बाय हैं, उनमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। कॉन्सोनेंट साउंड्स आप सबको पता होंगी कि कौन सी होती हैं। वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल सेकंड स्टैंजा की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है वो हो रही है रोमिंग राउंड, र की साउंड। इसमें कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? र की। और थर्ड स्टैंजा में भी आपको देखने को मिलेगा, थर्ड स्टैंजा में जो साउंड रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट साउंड ही, हैज़, तो इसमें ह की साउंड रिपीट हो रही है। सो दिस इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं ये ही और हैज़, ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सोनेंट क्या बन जाती है? ये कॉन्सोनेंट साउंड जो बार बार रिपीट हो रही है क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में, उनकी रेपिटेशन को क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन। ठीक है। अब एक और पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ हुई है इस पोएम में, वो क्या है? रेपिटेशन। रेपिटेशन की अगर हम बात करें, अगर थर्ड स्टैंजा का एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ हुआ है लैप एंड लैप। लैप एंड लैप मीन्स लीप एंड लीप, ठीक है। तो पोइट ने लीप एंड लीप की जगह लैप एंड लैप वर्ड यूज़ किया है। लीप एंड लीप मीन्स बार बार जंप करना। तो यहाँ पे जो ये दो वर्ड्स, ये जो वर्ड है लैप, ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। एंड पोइटस ने यूज़ किया है फॉर एम्फेसाइजेस। पोइटस ने इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए कि वो आप पे बार बार जंप करेगा। लीप एंड लीप, लैप एंड लैप। सो टू एम्फेसाइज पोइटस ने यहाँ पे रेपिटेशन को भी यूज़ किया है। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस बताए हैं ये आप इस तरह से सभी स्टैंजाज में फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है ये पोएटिक डिवाइस फाइंड आउट करने। तो मैंने आपको कौन कौन से पोएटिक डिवाइस बताए? राइम स्कीम की को हमने डिस्कस किया, एंजैबमेंट, एजोनेंस, एलिट्रेशन एंड रेपिटेशन। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम। और आई होप ये पोएम आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।